अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे। एक वीडियो थी जिसमें मैंने एक पेशेंट का इंटरव्यू दिया था, जिसमें उस पेशेंट को डायरिया था और वो डायग्नोज सही नहीं हुआ। वो पता लगा कि उनको एक बीमारी थी जिसे फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए और किसी ने उसको यूट्यूब से एक्सट्रैक्ट करके फिर फेसबुक में भी डाल दिया और बाद में उन्होंने मुझसे इजाज़त भी ली। उन्होंने कहा कि मैं आपकी इजाज़त से डाल रहे हैं ताकि लोगों को फ़ायदा हो, तो मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं था। अच्छा, उसके नतीजे में एक तो ये कि उसका हमने 2 हफ्ते के बाद ऑपरेशन कर दिया, वो माशाल्लाह ठीक होकर अपने घर चली गई है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो फॉलोअप में भी आई थी, ये एक बड़ी खुशी की बात है। लेकिन उस वीडियो के बाद मुझे लातादाद ईमेल्स आईं और इनबॉक्स मैसेज के आए और लोगों ने नंबर लेके, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया और ये कहा कि जी हमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, हमें कुछ बताइए, और हमें भी डायरिया है, हमें कुछ बताइए। कुछ ने कहा कि कहीं मुझे कैंसर ना हो, हमें मुझे बताइए। तो मैं कोशिश तो करता रहा अपनी बिसात भर के जिन अपने दोस्तों को, प्यारों को मैं पैगाम दे सकता था उनको मैं बात कर सकूं, लेकिन प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं था तमाम लोगों को रिस्पॉन्ड करना। तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटी सी वीडियो बना के आपको ये बता दूं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता क्या है, और फिर जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप खुद ही अपने प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं और उसको हल भी कर सकते हैं। देखिए, हमारी जो बड़ी आंत है ना, जब हम खाना मुंह में डालते हैं ना, आई एम श्योर इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे तो उनके लिए ये बहुत बेसिक सी बातें होंगी, मगर मैं एक कॉमन पर्सन के लिए बता रहा हूँ। वो खाना हमारे मुंह के रास्ते से जाता है तो मुंह से हमारी खुराकी नाली में, जिसे इसोफेगस कहते हैं, वहाँ जाता है, वहाँ से फिर मैदे में जाता है। मैदे में कुछ देर रुकता है, जहाँ कुछ हज़म का निज़ाम होता है, वो क्रश होता है और कुछ चीज़ें उसमें हज़म होती हैं। उसके बाद वो छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, तो हर हिस्से का अपना अपना काम है। बुनियादी तौर पर यह हो रहा होता है कि खाना सिंपल किस्म की फूड में तब्दील हो रहा होता है और वहाँ से वो फिर खून में शामिल हो रहा होता है, एब्जॉर्ब हो रहा होता है। उसके बाद वो बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत छोटी आंत की निस्बत ज़रा स्लो होती है, लेकिन छोटी आंत की तरह बड़ी आंत में भी मुसलसल कंट्रैक्शंस आ रही होती हैं, यानी उसके अंदर सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना, ये मूवमेंट हो रही होती है। और इसी सिकुड़ने और फैलने की मूवमेंट की वजह से जो खुराक है वो मूव करती है, लेकिन वो एक ख़ास तरतीब से मूव करती है। यानी वो यहाँ से सिकुड़ेगी और यहाँ से फैलेगी तो खुराक आगे चली जाएगी, फिर ये सिकुड़ेगा, ये फैलेगा तो खुराक आगे चली जाएगी। और इसके अलावा दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा एक और भी मूवमेंट होती है जिसे मास मूवमेंट कहते हैं, जिसमें अंतड़ी जोर से बड़ी आंत कंट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से जो फुजला है, वो फीसिस हैं, वो उनका इखराज हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल निज़ाम है। अच्छा, ये अंतड़ियाँ क्यों सिकुड़ रही हैं, आपस में कैसे चल रही हैं? तो ये 2 निज़ाम के तहत चल रही हैं। एक तो उसका अपना निज़ाम है, लोकल निज़ाम है, जिसे पैराक्राइन सिस्टम कहते हैं। जैसे एंडोक्राइन सिस्टम होता है ना, जिसमें कुछ मादे खून में शामिल होकर जिस्म में जाके अमल करते हैं। एक पैराक्राइन सिस्टम होता है जिसमें कुछ कीमियाई मादे बिल्कुल करीब से पैदा होते हैं, फिर आगे जाते हैं और उन हिस्सों पर एक्ट करते हैं, मसल्स के ऊपर, ग्लैंड्स के ऊपर, जिसके नतीजे के अंदर वो कंट्रैक्ट करते हैं। और ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारे आसाबी निज़ाम के मातहत होता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका एक पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या खुदकार आसाबी निज़ाम। तो उसके तहत ये सारा कुछ होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे इस कमरे में वो ऊपर देखिए एसी लगा हुआ है, ये लाइट लगी हुई है, ये टीवी लगा हुआ है, इस तरह मुख्तलिफ अप्लाइंसेस लगे हुए हैं। इन अप्लाइंसेस के पीछे एक तारों का निज़ाम है। इसी तरीके से हमारे जिस्म के जितने आज़ा हैं उनके पीछे तारों का एक निज़ाम है जिसको आसाबी निज़ाम कहते हैं। और वो सारा का सारा गो खुदकार खुद भी अमल करता है, लेकिन पीछे से उस निज़ाम के कंट्रोल में भी होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें बड़ी आंत की जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, यानी उसका सिकुड़ना और फैलना है, वो बेतरतीब हो जाता है। लिहाजा तरतीब से अगर हो रहा हो तो खुराक आहिस्ता आहिस्ता चलती जाती है, उसमें से पानी और दीगर चीज़ें जो हैं वो खून में शामिल होती रहती हैं और जो फुजला है वो बचता है और वो वापस चला जाता है। लेकिन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर अंतड़ियों की मूवमेंट इतनी हैपहैज़र्ड और बेतरतीबी होती है कि उसमें 2 डिफरेंट एक्सट्रीम हो सकती हैं। यह भी हो सकता है कि वो इतनी तेजी से कंट्रैक्ट करे कि खुराक बहुत जल्दी से नीचे चली जाए। जब खुराक बहुत जल्दी से नीचे चली जाएगी तो वो पानी को प्रॉपर तरीके से खून में शामिल नहीं कर सकेगी, जिसकी वजह से वो पतली रह जाएगी और पतले पतले पखाने आने शुरू हो जाएंगे और बार बार आने। जब बड़ी आंत पखाने से भरी होगी और पतले पखाने से भरी होगी तो जूं ही दिमाग को पैगाम पहुंचेगा वो उसको खाली करने के लिए हुक्म देगा और उसको डायरिया कहते हैं।
तो ये भी हो सकता है कि उसकी मूवमेंट इस तरीके से बेतरतीब हो जाए कि वो स्लो हो जाए। जब वो स्लो होगी तो पानी बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्ब हो जाएगा और जो वो खुराक बचती है वो बहुत खुश्क हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट बहुत स्लो हो जाएगी और वो कब्ज़ हो जाएगी। तो लिहाजा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ये भी हो सकता है कि कब्ज़ हो जाए, और ये भी हो सकता है कि डायरिया हो जाए, और ये भी हो सकता है कि कभी डायरिया लग जाए और कभी कब्ज़ लग जाए। और इसी बेतरतीबी की वजह से मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स हो सकते हैं। मसलन पेट फूल गया, हर वक्त ज़हन में ये एहसास होता है कि पेट फूला हुआ है। फिर ये कैफियत कि खाना हजम ही नहीं हो रहा, जो भी खा रहे हैं लगता है कि पेट में ही खड़ा हुआ है। तीसरा ये भी हो सकता है कि जो ही खाना खाया फटाफट टॉयलेट जाने की हाजत हो गई, क्योंकि एक हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स होती है जिसे हमें गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं कि कोई चीज़ जब मैदे में जाती है तो वहाँ से एक पैगाम फटाफट कोलन को यानी बड़ी आंत को जाता है कि भाई इसको खाली भी करना है हमें। तो वो अगर वहाँ ऑलरेडी पखाना भरा हुआ हो तो उसको खाली करने की कोशिश करता है। तो ये सब, इसके अलावा ये भी हो सकता है एक आम कैफियत है गैस, कि जी मेरा पेट, गैस है मेरे पेट के अंदर, राइट। अच्छा, अब ये सारी की सारी अलामात इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की अलामात है, जिसमें अगर हम बड़ी आंत का कोई टुकड़ा क्लोनोस्कोपी से यानी मुआयना करके देखें, या उसका टुकड़ा निकाल के लेबॉर्ट्री में उसकी बायोप्सी लेकर देखें, या कोई भी टेस्ट कराएं, तो वो सारे टेस्ट नॉर्मल होंगे, उसमें से कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमार नहीं है शख्स। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग उसको एक नफ्सियाती बीमारी समझ के ये कहते हैं कि नहीं आपको तो नफ्सियाती प्रॉब्लम है, आपको तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो कहता है भाई मुझे तो मुसीबत पड़ी हुई है, आप कैसे कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे पेशेंट जो है ना वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं मगर वो ठीक नहीं होते। अच्छा, अब इसका करना क्या है? एक तो ये बात याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी बात है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की सारी अलामात किसी और ख़तरनाक बीमारी की अलामात भी हो सकती हैं, जिनमें कैंसर भी हो सकता है, जिसमें एक बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो भी हो सकती है, जिसके अंतड़ियों की कोई और इन्फेक्शन भी हो सकती है। लिहाजा ये फैसला कि ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ये पहला फैसला नहीं है। सबसे पहले आपको किसी मुस्तनद डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो ये बाकी सारे टेस्ट करके और मुआयना करके ये फैसला कर ले कि अल्लाह ना करे आपको कैंसर नहीं है या कोई सोजिश वाली बीमारी, इन्फ्लेमेटरी बीमारी नहीं है। और अगर ये नहीं है सब कुछ, तो फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक एक्सक्लूजन की डायग्नोसिस होती है कि चूंकि और कुछ नहीं है तो फिर ये है। अच्छा, अब इसका इलाज क्या है? पहली बात तो ये है कि आप याद रखिए कि ये बीमारी आपके असाबी निज़ाम और अंतड़ियों के दरमियान किसी झगड़े, किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से है। लिहाजा वो लोग जो स्ट्रेस में रहते हैं, जो हर वक्त किसी ना किसी ज़हनी परेशानी में रहते हैं, जो पुरसुकून नहीं होते, उनके अंदर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लिहाजा हम इस तफसील में तो नहीं जाते, मगर जो जो वजूहात आपको स्ट्रेस में डाल रही हैं या जो जो स्ट्रेस का इलाज है, आप उसका इलाज करवाइए। हो सकता है उसके इलाज के अंदर आपकी नींद पूरी ना हो रही हो सकता है आपके इर्द गिर्द कोई कन्फ्लिक्ट हो, और यह भी हो सकता है कि आपको वाकई एंजाइटी, न्यूरोसिस या डिप्रेशन हो और आपको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़े। तो जो भी रीज़न आपके स्ट्रेस की है, आप उसको एड्रेस कीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरी अहम बात याद रखने की यह है कि इस बीमारी को बहुत ज़्यादा अपने सर पर सवार ना कीजिए। हर वक्त यही ना कहते रहे मेरा पेट ठीक नहीं है। मैंने देखा है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लोग अगर एक बस में बैठे ना और बस में बैठ के सफ़र करने लगें तो आधे घंटे में आधी बस को पता लग जाता है कि इनके पेट में प्रॉब्लम है। किसी ने कह दिया मुझे कोई प्रॉब्लम, फौरन शुरू होते हैं भाई मेरे भी पेट में बड़ा दर्द है, ये फलां दवाई मैंने खाई थी। और ये हर वक्त ना एहतियातों में होते हैं, मैंने ये नहीं खाना, मैंने दही नहीं खानी, मैंने दूध नहीं पीना, मैंने ये, हर वक्त यही बातें करते रहते हैं। तो एक बेसिक मशवरा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मरीजों को होगा कि कुछ अरसे के लिए इस बीमारी को अपने दिमाग से निकाल दें। अगर आपको 6 दफ़ा टॉयलेट जाना पड़ता है और आपको पता है कि आपको कोई सीरियस बीमारी नहीं है, तो चले जाएं टॉयलेट पे। वहां कौन से टिकट लगती है टॉयलेट जाने के लिए? चले जाएं टॉयलेट। आपको लगता है कि ये चीजें खाने से मुझे दिक्कत होती है तो ना खाएं, वो चीजें ना खाएं। और हर वक्त उसके बारे में सोचते ना रहें। बहुत सारे मरीजों में सिर्फ उसको एक्सेप्ट करने से और अपने दिमाग से वो निकालने से वो मरीज बहुत सारे ठीक हो जाते हैं। तो पहली बात यह है कि एक स्ट्रेस फ्री रिलैक्स लाइफ गुजारने की कोशिश कीजिए, और अगर वो आपके इख्तियार में नहीं है तो जो उसके एक्सपर्ट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, उनसे रब्ता कीजिए। नंबर 2 यह है कि इस बीमारी को अपने सर पर ज़्यादा सवार मत कीजिए। तीसरा यह है कि आपका खाने का निज़ाम ठीक होना चाहिए। वो लोग जो बहुत बाजार का खाना खाते रहते हैं, जंक फूड खाते रहते हैं, बहुत स्मोक्ड फूड खाते रहते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है। इसको तब्दील कीजिए। अच्छा, बेवक्त का खाना ना खाइए, और खाना उस वक्त खाइए जब आपका वाकई ही भूख लगी हो, और उस वक्त बंद कर दें खाना खाना जब आपकी थोड़ी सी भूख बाकी हो।
अच्छा, इसके अलावा आपकी खुराक के अंदर ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें होनी चाहिए। सब्जियां, सलाद, फल ये ज़्यादा होने चाहिए बनिस्बत एनिमल ओरिजिन की, मीट से और फैट से। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको करने से आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू।